आपका मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में मॉनसून के दौरान जलभराव और बाढ़ की स्थितियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजी तरनजीत संधू के नेतृत्व में हाई लेवल बैठक की गई। बैठक में एलजी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दिल्ली में जलभराव नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले में जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि नालों से निकाली गई गाद का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। कोई भी नाला, सीवर लाइन या मैनहोल खुला ना छोड़ा जाए। सड़कों के गड्ढों को तुरंत भरा जाए। इसके साथ ही सीएम ने बारिश और आंधी के दौरान गिरने वाले खतरनाक पेड़ों की पहले से पहचान कर उन्हें हटाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि रोकी जा सके। तो एलजी ने कहा कि जलभराव पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो ये बड़ी बातें भी हम आपको दिखा रहे थे। दिल्ली में मॉनसून के दौरान जिस तरह से जलभराव और बाढ़ की स्थितियां पैदा होती हैं, उससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजी के नेतृत्व में हाई लेवल बैठक की गई। और इस दौरान बैठक के दौरान एलजी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दिल्ली में जलभराव नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। मानसून के दौरान दिल्ली के अलग अलग जगहों में खासकर रिहायशी इलाकों में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए डीडीएमए ने बड़ी बैठक हुई। खासकर उस बैठक की अध्यक्षता एलजी खुद कर रहे थे और उसमें मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद थी। खासकर एलजी ने सीधे तौर पर अधिकारियों को कहा कि इस बार जवाबदेही तय हुई। अगर जलभराव की स्थिति कहीं पर भी अधिक देखी गई तो जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि 2024 से 2026 की जलभराव की स्थिति की बात करें तो 2024 में करीब 194 के आसपास जगहों पर जो है ऐसी इलाकों में जलभराव की स्थिति थी। लेकिन अब जो 2026 में है उसमें काफी जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और एलजी ने सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि जहां पर भी किसी चीज की दिक्कत है, चाहे कहीं सीवर में जलभराव की स्थिति हो जाती है, यानी कि मलबे का जमावड़ा के कारण जलभराव की स्थिति होती है, वहां पर युद्ध स्तर पर काम किया जाए। हालांकि जो इस बार सीवर है, यानी कि जो सीवर इस बार डाला जा रहा है वो जो है वो कंक्रीट से बना हुआ डाला जा रहा है ताकि जो है वो जलभराव की स्थिति ना देखने को मिले। हालांकि जो पहली बरसात हुई थी उसमें रिहायशी इलाकों में जगह जगह पर जरूर पानी का भराव दिखा था, लेकिन वहां पर भी जो है वो प्रशासन मुस्तैद है कि किसी भी तरीके से यहां पर इस बार जलभराव की स्थिति ना हो। लेकिन इसको लेकर बड़ी बैठक हुई डीडीएमए की और बैठक में सीधे तौर पर एलजी ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि कहीं भी जलभराव की अगर स्थिति होती है तो जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार ने परिवर्तन योजना को मंजूरी दे दी है। पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक, बस और मालवाहक वाहनों को हटाकर उनकी जगह नए BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे दिल्ली में हवा साफ होगी और लोगों को बेहतर परिवहन व्यवस्था मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना राजधानी में प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे व्यावसायिक वाहनों का बड़ा आधुनिक होगा, साथ ही स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका स्थित 18 होल चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स के लिए पहली बार लाइफ टाइम मेंबरशिप शुरू करने का फैसला किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई से शुरू होगी और 2 महीने तक चलेगी। यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर लिया गया है, जिसका मकसद गोल्फ प्रेमियों में इस विश्व स्तरीय खेल परिसर के प्रति स्थायी जुड़ाव की भावना विकसित करना है। जीजीए कुल 850 लाइफ टाइम मेंबरशिप देगा। इनमें 250 सदस्यता सरकारी श्रेणी और 600 सदस्यता गैर सरकारी श्रेणी के लिए निर्धारित की गई है। लाइफ टाइम मेंबरशिप शुल्क सरकारी श्रेणी के लिए 3,50,000 और गैर सरकारी श्रेणी के लिए 7,50,000 तय किया गया है। इसके अलावा इच्छुक खिलाड़ी 3 साल और 5 साल की टेन्योर मेंबरशिप भी ले सकेंगे।
दिल्ली में इन दिनों मतदाता सूची को पूरी तरह दुरुस्त और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR अभियान तेजी से चल रहा है। 30 जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया का मुख्य मकसद वैध और अवैध मतदाताओं की पहचान कर फर्जी या डुप्लीकेट नामों को हटाना है। इस अभियान को लेकर दिल्ली की जनता में भारी जागरूकता देखी जा रही है। लोग खुद पोलिंग बूथ और विशेष कैंपों में जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने अब घर घर जाकर सत्यापन करने की तारीख को बढ़ाकर 8 अगस्त कर दिया है ताकि कोई भी वैध मतदाता छूट ना पाए। परेशानी के रूप में क्या होता है कि कई बार यहाँ पर लोगों को नहीं पता कि हमें अपने 2002 की डिटेल कैसे लेनी है, उसको कैसे पता करना है, फॉर्म किस तरह से फिल करना है, कहाँ पर किस जगह कौन सी डिटेल भरनी है। तो हमने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है। उस कैंप के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हम उन्हें करेक्ट और रेक्टिफाई कर सकते हैं। छोटी छोटी मुश्किलें कई बार लोगों के लिए बड़ी बन जाती हैं क्योंकि उनके लिए छोटी बातें हैं और मगर वो आगे जाकर बड़ी बन सकती हैं। तो हम उनके लिए यहाँ पर सहभागिता के रूप में पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बेटर कर सकें। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि लोग अवेयर नहीं हो पा रहे पूरी तरह की फॉर्म कैसे भरना है, किस पार्ट में डिटेल किसकी आएगी, फादर मदर की डिटेल किस तरफ आएगी, 2002 की लिस्ट कैसे डाउनलोड करें, कैसे निकालें, या जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं वो लिस्ट कैसे लाएं अपने माँ बाप की। ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि दूसरी बात ये है कि अभी पब्लिक को इस बारे में अवेयर नहीं है ज़्यादा कि फॉर्म कैसे भरा जाए। तो फॉर्म लोग ज़्यादातर गलत भर के ला रहे हैं, उसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है। देखो ये जो सरकार ने जो है ये बहुत अच्छा किया है क्योंकि इसमें जो है सभी के वोटर लिस्ट बनेंगे इंशाल्लाह इसमें, और जो ये टीचर हैं वगैरह जो है BLO हैं ये, और ये इसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों के। ये फॉर्म भी बेचारे खुद ही भर रहे हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज़ में भी है। संसद के मॉनसून सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। आज सत्र का दूसरा दिन है, लेकिन पहले ही दिन संसद के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष ने आक्रामक तेवर अपनाए। विपक्ष के नेता सदन के अंदर नारेबाजी करते दिखे तो कई विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया। सदन में क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट। सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है, प्लीज। संसद के मॉनसून सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। पहले ही दिन संसद के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष ने आक्रामक तेवर अपनाए। विपक्ष के नेता सदन के अंदर नारेबाजी करते दिखे तो कई विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया। चंदा चोरी, नीट पेपर लीक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। लो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। संसद के बाहर प्रियंका गांधी ने भी नीट पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरा। वहीं केंद्रीय मंत्री SP बघेल ने पलटवार किया। डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। जन समस्याओं को लेकर सांसद लोग अपने प्रश्न उठाते हैं और वो सब जनहित, लोकहित और राष्ट्रहित के सवाल होते हैं, और क्वेश्चन आवर नहीं चलने देना, पहले ही दिन हंगामे के भेंट करना, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले PM मोदी ने नाम लिए बगैर राहुल गांधी पर तंज कसा। उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ। SP और कांग्रेस ने भी छात्रों और आस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं BJP ने भी पलटवार किया। सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हों, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं। आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? आस्था के नाम के ऊपर जो खेल हो रहा है देश के अंदर वो बंद होना चाहिए।
ये आस्था के ऊपर जो चोट हो रही है बंद होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के तेवर बताने के लिए काफी है कि संसद का सत्र इस बार हंगामेदार रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सदन की मर्यादाओं को बने रहे नारेबाजी से राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल जीटीबी अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती एक मरीज के ऊपर अचानक सीलिंग फैन गिर गया, जिसके कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। अस्पताल का दावा है कि मौत गंभीर बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन परिजन इसे अस्पताल की लापरवाही बता रहे हैं। हादसे के बाद अस्पताल की बदहाल व्यवस्था, बंद पड़े एसी, खराब मेंटेनेंस और सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल गुरु तेग बहादुर यानी जीटीबी अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती एक मरीज के ऊपर अचानक सीलिंग फैन गिर गया और कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत हो गई। क्या नाम है इनका? अस्पताल का दावा है कि मरीज की मौत गंभीर बीमारी की वजह से हुई, लेकिन परिजन और प्रत्यक्षदर्शी से अस्पताल की लापरवाही बता रहे हैं। डॉक्टर के भी लगी, डॉक्टर के भी लगी है, डॉक्टर का रख के फिर एकदम उसके पेट पे हुआ है। आपके सामने गिरा था। बताया जा रहा है कि 42 वर्षीय मोहम्मद अकबर को 18 जुलाई को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार रात करीब 9:30 बजे इमरजेंसी वार्ड में अचानक छत पर लगा सीलिंग फैन टूटकर सीधे उनके बेड पर गिर पड़ा। मरीज को तुरंत इलाज दिया गया, लेकिन रात करीब 12:16 पर उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन और लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के बीच जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठने लगे। पीडब्ल्यूडी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कहना है कि पंखे के ऊपरी हिस्से में दरार आने के कारण वो गिरा। वहीं अस्पताल का दावा है कि मरीज की मौत पहले से मौजूद गंभीर बीमारियों की वजह से हुई। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। बेसिकली पंखे लगभग हजारों की संख्या में लगे हुए हैं, लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण हजारों में कोई पंखा जिसकी शाफ्ट टूट जाए, वो एक तरह का एक्सीडेंट है जो कि इसमें घटित हुआ है। घटना के बाद डीडीसी चेयरमैन जितेंद्र महाजन और गोकुलपुरी के एसडीएम चंद्रशेखर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई वार्डों में एसी बंद मिले, छत और दीवारों की हालात भी खराब नजर आई। मेंटेनेंस व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हुए। मेंटेनेंस है जो पीडब्ल्यूडी के पास है हॉस्पिटल का, इलेक्ट्रिकल का खास तौर से उनका ढुलमुल रवैया देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। उन्होंने कहा है कि एसी काम नहीं कर रहे हैं, फैन का मेंटेनेंस हमने दिया हुआ है, टेंडर हो रखा है, परंतु जिस तरह से जो स्पीडली जो गर्मी के मौसम को देखते हुए होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं है। ये हादसा किस कारण से हुआ, लापरवाही था या महज हादसा था, उसकी जांच हमारे एसडीएम साहब कर रहे हैं और मान लीजिए कुछ कोई कमियां थी उसको दूर किया जाएगा और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जीटीबी हॉस्पिटल जमुना पार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इस बीच अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने भी बदहाल व्यवस्थाओं की शिकायत की। उनका आरोप है कि कई वार्डों में एसी महीनों से खराब है, मरीज सिर्फ पंखों के सहारे हैं, कई जगह सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। बहुत बेकार होती सर, यहाँ पे पहले ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज बेकार पड़ी, कोई काम नहीं। तो क्या ये जो एसी टीवी लगा रखे केवल दिखावा है? अब हम तो आए तो हमें तो दिखा भी लग रहा है, बाकी तो चला और हमारे सामने तो हमें पता ही नहीं कि पहले चला या नहीं चला। वहीं जांच अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि यह हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या फिर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही इसका कारण बनी। रिपोर्ट आने के बाद ही जिम्मेदारी तय होगी और अगर किसी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई भी की जाएगी।
सीलिंग फैन के गिरने से एक पेशेंट, अकबर नाम के पेशेंट की मौत हो जाती है। लेकिन आज हम इसकी हॉस्पिटल का जमीनी हकीकत देखने आते हैं, जिसमें डीडीसी चेयरमैन जितेंद्र महाजन और एसडीएम गोकुलपुरी साथ होते हैं। तो अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जिसका कहें तो मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिक दोनों डिपार्टमेंट की पोल इस कदर खुल जाती है कि आखिरकार की वह मौत उन्हीं के बिहाफ पर हुई है जो हॉस्पिटल की प्रेस रिलीज में दिखाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर हर एक वार्ड के अंदर जो कि पेशेंट को देखते हुए एसी लगाए गए थे वो भी नहीं चल रहे, साथ ही साथ ऊपर की दीवार की सीलिंग भी हटी हुई है। मौत की वजह चाहे मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी बताई जाए, लेकिन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज के ऊपर सीलिंग फैन का गिरना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक जीटीबी की बदहाल हालत अब जांच के दायरे में है। मरीजों के परिजन बेहतर सुविधाओं और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने जांच और सुधार का भरोसा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए विवेक पठानिया की रिपोर्ट। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।